इसी जमाने में इनका एक बहुत पसंदीदा कोट था जो ये कराची से लेकर आए थे, वो जर्द रंग का था। उस जमाने के बेहतरीन फैशन में से ये फैशन इन्होंने चूज किया था और ये इनकी जिंदगी में हर वक्त रहा। ज़माने तालिब इल्मी के हवाले से तो हैं तो बहुत सारे वाक़यात, और ख़ास तौर पे हमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना की किताब मेरा भाई के अंदर भी मिल जाती हैं। मगर मेरा भाई बहुत ज़्यादा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस सीरीज़ को इसलिए मैं अलग अलग यानी उनकी सियासी ज़िंदगी और आम सी निजी ज़िंदगी को अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को मिला के बड़ा गडमट किया और बहुत आसानी के साथ लोगों को डाइवर्ट किया है। माय ब्रदर किताब है, उसमें पता चलता है कि जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए शेक्सपियर की बुक्स उठाते थे और उसके ये डायलॉग्स पढ़ते थे और थोड़ा सा वो इंजॉय करते थे। ये उनकी एक थकावट दूर करने की एक हॉबीज़ में से एक हॉबी बुढ़ापे तक रही है। और खूबसूरत अल्फाज की चुनाई का वो नहीं उसको वो करते थे जो हमारे आजकल पॉलिटिकल जो एलीट है वो उसको इस्तेमाल करती है और वो अपने ड्रेसिंग से लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करती है, जो यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरतानिया के 4 स्कूल जिन्हें हम यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं मगर मगरबी ममालिक में उनको यूनिवर्सिटीज़ को भी स्कूल्स ही कहा जाता है। मगर क्योंकि हमारे यहाँ पे तसव्वुर है कि हमारे यहाँ स्कूल मैट्रिक तक होता है, मगर मगरब में या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको स्कूल्स का नाम दिया जाता है। तो इसी तरह 4 स्कूल्स जो कि बहुत कदीम थे, जिसमें से एक लिंकन इंस था जहाँ पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तालीम हासिल की थी। ये 4 बड़े स्कूल्स में एक लिंकन इंस था, दूसरा मिडिल टेंपल, तीसरा ग्रेज इन और चौथा इनर टेंपल के नाम से मशहूर है। और इन चारों को मिला के बरतानिया में इंस ऑफ कोर्ट कहलाता है। एक मखसूस नाम है। अगर कोई इंस ऑफ कोर्ट की बात करे तो इसका मतलब है कि ये चारों स्कूल या ये चारों यूनिवर्सिटीज। तो कायद-ए-आज़म ने इन चारों में से एक जो लिंकन इंस सबसे मोतबर इदारा था, सबसे कदीम था, इसी में ही इन्होंने तालीम हासिल की। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अखबारों के जरिए मिसेस एफी पेज ड्रैग का घर किराए पे मिल चुका था। वो महीने की 10 पाउंड पर मंथ के हिसाब से वो इनको किराया देते थे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर इनका कमरा था। अगर आप गूगल में इस 10 पाउंड को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मौजूदा तकरीबन ये 1400 पाउंड के आसपास इसकी रकम मिलेगी जो वो 1893 के अंदर देते थे। यानी ये उस वक्त भी ये बड़ी एक अच्छी रकम होती थी। मगर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी बड़ी रकम अपने वालिद से लेकर आए थे और कुछ ना कुछ उनके वालिद बीच बीच में उनको ट्रांसफ़र करते रहते थे। मगर वो टोटल जो इनकी कुल मिला के मालियत थी वो तकरीबन 800 पाउंड तक टोटल ये रकम इनकी बनती थी जो इन्होंने इस 3 साल के अंदर अपने बैंक के अंदर रखी थी। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फजूल खर्च तो थे नहीं, इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में साबित कर दूं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बाद में जब भी मिसेस ड्रैग को याद किया है, यानी अपने मालिक मकान को जहाँ पे वो जाके रहते थे, उन्होंने हमेशा उनके लिए अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। और वो बताते थे कि मिसेस एफी पेज ड्रैग उनके साथ उनके बेटों की तरह सलूक करती थी, बहुत मेहरबान खातून थी और बहुत उनका ध्यान भी रखती थी। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बयान किया था उनकी बेटी के मामला में, क्या वो उनके इल्म में नहीं होंगे? तो वो उस इंसिडेंट के बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कदर व मंज़िलत उन खातून के दिल में और ज़्यादा हो गई थी और उन्होंने अपने बेटे की तरह उनके साथ शफ़क़त का सलूक करना शुरू कर दिया था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस घर में तकरीबन 3 साल रहे थे, ये घर आज भी वहाँ पर मौजूद है और केंसिंगटन ओलंपिया स्टेशन के बहुत पास ये घर 35 रसल रोड के ऊपर। जिसने जाना हो वो शौक से जाए
और अपने कायद से मोहब्बत का इजहार कर सकता है। घर के अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, मगर वहाँ की काउंटी ने या वहाँ की म्यूनसिपलिटी ने वहाँ पर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक तख्ती भी नीले रंग की आवेज़ा की हुई है, जो इस घर का बताती है कि हाँ, इस घर के अंदर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। तो ज़रूर जाइए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ पर आए हुए अब 1 साल से कुछ वक्त ऊपर हो चुका था। अप्रैल 1894 में कायद आज़म ने अपना नाम मिस्टर जिन्ना कर लिया था। अब वो मिस्टर जिन्ना के नाम से पहचाने जाते थे। अपने हल्का बाब में उनको मिस्टर जिन्ना कह के पुकारा जाता था और वो इसको ही प्रेफर करते थे, जो बाद में आगे जाके इनके जिन्ना भाई के नाम से भाई इन्होंने हटवा दिया था। तो फिर ये मिस्टर जिन्ना भाई की जगह मिस्टर जिन्ना ही लिखने में भी आ गए थे। इसी ज़माने में इनका एक बहुत पसंदीदा कोट था जो ये कराची से लेकर आए थे। वो जर्द रंग का था, जिसको आप जर्द तो नहीं कहेंगे मगर आप क्रीम कलर कह लेंगे, डार्क क्रीम कलर का एक कोट था, मगर हमें वो किताबों में जर्द रंग लिखा हुआ मिलता है। अब ये अल्लाह जाने क्यों लिखा गया है मुझे नहीं मालूम, मगर वो जर्द रंग का कोई कोट अमूमन होता नहीं, और उस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होते थे। या तो आप उसको डार्क क्रीम कह लें या क्रीम कलर कह लें, उस कलर का एक कोट होता था। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो पसंदीदा कोट था, वो भी उन्होंने पहनना छोड़ दिया था। और उसकी बजाय उन्होंने जिस वक्त अपनी ड्रेसिंग की शिफ्टिंग की है वो भी हमें अप्रैल 1894 में ही मिलती है। तो उन्होंने अपना जो मगरिब की तहजीब का जो 3 पीस और 2 पीस सूट था जो वो पहनते थे, जिनको उन्होंने पसंद करना शुरू किया था, तो वो भी उन्होंने उस ही ज़माने में स्टार्ट कर लिया था। इसी ज़माने में ही उनको वहीं पर सिगरेट पीने की आदत लगी। ये कोई आम सिगरेट नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बेहतरीन ब्रांड वहाँ को माना जाता था, समझा जाता था। क्रेवन ए करके नाम उसका होता था, और इसी कंपनी के सिगार्स भी अवेलेबल होते थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह से सिगरेट लेते थे, और ये बहुत महंगे सिगरेटों में शुमार होते थे, इसकी एक वाहिद बड़ी दुकान थी जो कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जाके सिगरेट खरीदते थे। और इस दुकान को मैंने नेट पर सर्च करने की बड़ी कोशिश की, मुझे वो तो नहीं मिली, मगर इत्तफाक़िया तौर पर मेरी नज़र एक मेरी पसंदीदा सीरीज़ के अंदर 1920s की एक दुकान पर पड़ी, जिसको मैंने स्नैपशॉट करके यहाँ रखा है। और वो कहते हैं कि कुदरत मदद करती है, तो वही कुदरत की तरफ से मदद थी। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ कि ये इस दुकान से लेते थे। मेरे पास वैसे तो नहीं मिली, मगर 1920s थी। डाउनटाउन एबी जो देखने वाले लोग हैं, जो ये देखते हैं, तो उसमें जिस वक्त एना 1920s के अंदर फकार्डली सर्कस देखने के लिए जाती है, वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर ये मुझे झलक नजर आई थी और मैंने फौरन इसको स्क्रीनशॉट किया था। ये बड़ी पुरानी एक मूवी है। उसके अंदर ये जो पीछे लाल रंग का आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है, इश्तिहार नजर आ रहा है, ये इसी दुकान का है जहाँ से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सिगरेट लेते थे। और इन्हीं दिनों कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आईसाइट भी कमज़ोर हुई थी। ये अप्रैल के आगे पीछे के वक्त है, 1894 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक आंख वाला चश्मा होता है, जिसको बड़ा मशहूर हुआ था, और वो आखिरी वक्त है यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिस वक्त कराची के अंदर एम्बुलेंस में इनकी हालत ख़राब थी, बारीपुर से उनको घर लेके जाया जा रहा था, तब भी वो उनकी उंगलियों में मौजूद था, उनकी उंगलियों में दबा हुआ था वो चश्मा। ये मानो कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसी सिगरेट की शॉप के आसपास ही किसी जगह से ली थी, वो भी मुझे नहीं मिली, मगर वो थी इधर ही। क्योंकि ये वाली शॉप और जो इनकी ड्रेसिंग जहाँ से ये लेते थे, ड्रेस का, जिसका मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जिक्र किया था मैंने, और आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। इस ड्रेस वाली एली भी यहाँ से करीब ही थी। तो ये 3-4 चीज़ें जो कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी, ये करीब ही मौजूद थी, और ये इनके घर से भी ज़्यादा दूर नहीं थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जोसेफ चैम्बरलैन, जो कि उस वक्त का बड़ा मशहूर फिलोसफर भी था, उससे बड़े मुतासिर थे। और वो ये एक आंख का मालिक, यानी ये चश्मा लगाता था। ये एक आंख वाले चश्मे की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने के बेहतरीन फैशन में से ये फैशन इन्होंने चूज़ किया था, और ये इनकी ज़िंदगी में हर वक्त रहा। हालांकि इनके आखिरी वक्तों में चश्मे पूरे आ चुके थे, 2 वाले भी थे इनके, जो दोनों आंखों में लगते थे, मगर कायद आज़म को वो अपना एक नौजवानी का जो एक
चश्मा था मानकल, वो हमेशा उन्होंने अपने साथ रखा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कायद आज़म जिस वक्त एम्बुलेंस में थे और अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन था उनका, तो उस वक्त भी उनके हाथ में वो उनकी नर्म नाजुक बीमार उंगलियों के अंदर वो चश्मा मौजूद था। तो ये थी कायद आज़म की बुनियादी चंद चीज़ें जो मुझे बड़ी पसंद थी और मैं चाहता था कि वो मैं आपको खोज के निकालूं। इसके अलावा मैं इस मौजू से हट के एक चीज़ और बताना चाहता हूं और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर लाऊंगा कि इस 2-3 दिन के गैप के अंदर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जिनसे मैं बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रिसर्च बेस थी वो लिमिटेड ही थी। उसको मैंने अपना कैनवस वसी किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन चीज़ वीडियो की शक्ल में छोड़ के चला जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे जो अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे व्यूज़ बढ़ें। सर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के तहत होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये वीडियोस आगे बढ़ाना आप ही का काम है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप चाहते हैं कि मेरे व्यूज़ बढ़ें और आगे जाएं, थैंक यू वेरी मच। इसमें आप अगर अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और मेरी तरफ से सबको इजाज़त है कि वो मेरे क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, इसलिए कि मगर क्लिप्स की बात हो रही है, पूरी वीडियोस की बात नहीं हो रही। अगर पूरी वीडियोस मैंने देखी तब मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा। हाँ, अगर आप क्लिप्स लेते हैं विद इन 3 मिनट्स की या विद इन 2 मिनट्स की, 3 मिनट की आप समझ लें कि अगर क्लिप्स ले लेते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर लंबी पूरी वीडियोस उठा के करना, उस वहाँ पे मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा। अगर इल्म फैलाने का है तो आप ज़रूर फैलाइए। और मैंने इस जो बीच में मैं नहीं आ सका, असल में मैं कुछ थोड़ी और रिसर्च के अंदर, डीप रिसर्च के अंदर गया था, तो मैंने कायद आज़म अकेडमी से रब्ता किया। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कुछ उनकी जो इन्होंने माय ब्रदर मेरा भाई जो किताब लिखी थी उसका असल मुसवदा उधर है नेशनल आर्काइव के अंदर, वहाँ रब्ता किया। बहुत शॉक्ड हुआ मैं बहुत सारी चीज़ों में। फिर मैं इस बात के मैं इस नतीजे पे पहुँच चुका हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को जान करके मैनिपुलेट किया गया है, उनको कंट्रोवर्सी के अंदर डाला गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल और जवाब जो लोगों के दिल दिमाग पे घर करते हैं कि जैसे कायद आज़म सूअर का गोश्त खाते थे, ये बहुत आम है। इसको भी मैंने निकाली है। मैं बिल्कुल बाद में आखिर के अंदर जब ये कायद आज़म की सीरीज़ ख़त्म होगी तो हम उन सवालों के जवाब निकाल के देंगे। वैसे तो बीच में आपको इसके जवाब मिलते ही चले जाएंगे, मगर हम उस पर एक वीडियो ऐसी रखेंगे जिसमें बहस होगी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मामलात वो क्या थे और उनको क्यों कंट्रोवर्शियल किया गया है और उनके ऊपर इस तरह की क्यों उन पे लेबल्स लगाए गए हैं। मुझे अफसोस है, बहरहाल मुझे वाकई बहुत अफसोस है। ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से तो हैं तो बहुत सारे वाक़यात और ख़ास तौर पर हमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना की किताब मेरा भाई के अंदर भी मिल जाती हैं, मगर मेरा भाई बहुत ज़्यादा हेक्टर बेलेथो की जो किताब है इसके अंदर और इसके हवाले से मैं इस सीरीज़ के बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करूँगा कि हेक्टर बेलेथो के हवाले से कि ये कौन था, किस तरह था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इसके साथ क्यों नहीं कॉपरेट किया। तो ये हमारी सीरीज़ का बिल्कुल आखिर में होगा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की। बाय द वे ये जो सीरीज़ चल रही है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, ये सीरीज़ इनकी सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इनकी सादा सी ज़िंदगी थी उसके ऊपर है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस सीरीज़ को इसलिए मैं अलग अलग उनके सियासी ज़िंदगी और आम सी निजी ज़िंदगी को अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को मिला के बड़ा गडमट किया और बहुत आसानी के साथ लोगों को डाइवर्ट किया है। तो ये ज़रूरी था कि इनकी ज़िंदगी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क्या थी वो हमारे लोगों के सामने आना चाहिए। और इन दोनों को अलग होना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारी बहुत बड़ी तादाद पढ़ी लिखी नहीं है, वो सोचने समझने की सलाहियत तो रखते हैं, मगर ये जो पेचो खम होते हैं जिंदगी के उसमें ये उलझ जाते हैं, ये नहीं समझ पाते। तो इसलिए इन दोनों को मैंने अलग करने की कोशिश की। जब इस वक्त मेरी ये नॉन पॉलिटिकल उनकी जिंदगी का सफर खत्म होगा तो फिर हम दोबारा से पीछे से स्टार्ट करेंगे और फिर पॉलिटिक्स के हवाले से इनकी गुफ्तगू होगी। वो सिर्फ प्योर पॉलिटिक्स होगी, उसमें इनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारियां ये चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए मेरी कोशिश है, ये मैं इसलिए पोर्टफोलियो देने की कोशिश कर रहा हूँ
कि मुझसे कई लोगों ने कहा है कि आप इनके बारे में जिक्र कीजिए, आप पॉलिटिक्स के हवाले से इनकी क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे कहना ज़रूरी था ताकि हम आसानी के साथ हम अपना सबकॉन्शियसली इन दोनों को अलग अलग करके आसानी से इनकी ज़िंदगी के हर लम्हा, हर पहलू को हम देखते हुए चलें। हम आसानी से समझ सकेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ की गई है और कहाँ पर गड़बड़ नहीं की गई है। बहरहाल ये मेरी एक कोशिश है और उम्मीद है कि आप मेरा इसमें साथ देंगे। कायद-ए-आज़म ने इंग्लैंड के अंदर ये जितने भी अरसे रहे, ये तकरीबन 3.5 साल वहाँ पर उन्होंने गुजारा और इंग्लैंड में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनाई जो इनकी ज़िंदगी के आखिर तक चली। उसमें इनकी एक आदत ये थी कि वो उंगली से इशारा करके कहते थे, ये जो अगला बात नहीं समझता था तो वो कहते थे, उंगली के इशारे से वो कहते थे, माई डियर यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी, माई डियर यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी। ये उनका तरीक़ाकार होता था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बेहतरीन थी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के ऊपर एक ही इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो कभी भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, जो कि ये बात सरासर गलत है। क्योंकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से एक दफ़ा जवाहरलाल नेहरू साहब और गांधी जी ने कहा कि मिस्टर जिन्ना आप तो कभी भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, कि हमने तो कैदोबंद की सहूलतें भी झेली हैं। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं भाई, एक वक्त था जिस वक्त कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की कश्ती रानी का मुकाबला हो रहा था। तो उस मुकाबले को मैं देखने गया था अपने क्लास फेलोज के साथ। उससे फारिग होने के बाद हम जब वापस आ रहे थे तो वहीं पर ही करीबी एक जगह पे हमें हाथ गाड़ी खींचने के लिए, जिसको आप ये समझ लें ठेला, वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो ठेला समझ लें कि उनको मिल गया था। तो ये दोनों इत्तेफाक से जो यूनिवर्सिटीज़ के, जो स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे, एक ने उधर से पकड़ा, एक ने उधर से पकड़ा, तो इसमें खींचातानी शुरू हो गई कि कौन खींचता है, जैसे रस्सा खींचते अपनी तरफ। तो इस धक्कम पेल के अंदर वो जिसका था उसने पुलिस को कॉल कर ली थी। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त अरेस्ट किया गया था इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ, मगर इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे थे, बल्कि इनको एक वार्निंग दे के छोड़ दिया गया था या तंबीह दे के छोड़ दिया गया था इनको। तो ये बात इन्होंने गांधी जी और नेहरू साहब को बताई थी कि ऐसा नहीं है, मैं भी अरेस्ट हुआ हूँ। और बाकायदा ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था, बल्कि इनको उठा के लेके ये जेल भी लेके गए थे, यानी थाने लेके गए थे इनको। तो बहरहाल हमारे यहाँ थाने अलग और जेल अलग होती है, तो वहाँ पे थाने के लॉकअप को भी जेल ही तस्वुर किया जाता है। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को वहाँ पे लेके गए थे और ये भी अरेस्ट हुए थे और ये भी इन्होंने भी थाने की शक्ल देखी है। ऐसा नहीं है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अरेस्ट नहीं हुए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जॉब्स के अंदर एक जॉब जो सामने आती है वो हेक्टर बोलेथो की ही किताब से सामने आती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया है। मिस हॉर्नमैन एक थिएटर कंपनी उस वक्त बहुत मशहूर होती थी, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी वहाँ पे शेक्सपियर के ड्रामा देखने जाते थे और वहाँ पर उनकी उसके मालिक से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहाँ पर उन्होंने कुछ अरसा जॉब भी की है और इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आती, बस एक बात पता चलती है जो कि नसीम अहमद साहब, जो कि काफ़ी अरसे तक लंदन में रोज़नामा डॉन, द डेली डॉन के वहाँ पे नुमाइंदा रहे थे लंदन के अंदर। और फिर बाद में वो 1972 में, मैं नसीम साहब की बात कर रहा हूँ, 1972 में फिर वो वज़ारत इत्तलात के सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनसे 1946 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जिक्र किया था, इस हवाले से जिक्र बताया था उनको कि एक मौके पर उन्होंने रोमियो का भी किरदार अदा किया था वहाँ पे। ये उन्होंने बताया है कि मैंने रेफरेंस आपको दे दिया है और ये सिर्फ एक मौके पे उन्होंने किया है। अब इन्होंने ये एक्टिंग का टेस्ट पास किया था या इन्होंने स्टेज पे एक्ट किया था, तफसीलात नहीं मालूम, मगर वो एक्टिंग के हवाले से जो इनकी दूसरी चीज़ वहाँ पे सामने आती है मशागिल में से, वो ये है। और ये आर्जी दिलचस्पी थी इनकी, ये इनका जो इनकी हॉबी थी ये आर्जी थी, ये परमानेंट नहीं थी। वो इस हवाले से बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, मगर उनका ये था कि आखिरी ज़माने तक, यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो
माय ब्रदर किताब है, उसमें पता चलता है कि जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए शेक्सपियर की बुक्स उठाते थे और उसके ये डायलॉग्स पढ़ते थे और थोड़ा सा वो इंजॉय करते थे। ये उनकी एक थकावट दूर करने की एक हॉबीज़ में से एक हॉबी बुढ़ापे तक रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शुरू से ही शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ते थे। बाकी तो उनका जो सियासत से मामला थे, जिनकी स्पीचेस सुनते थे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे, वो एक बिल्कुल अलग थलग एक टॉपिक है। शेक्सपियर से मैं इंस्पायर्ड तो बहुत थे और उन पे ये भी छाप लगाई जाती है कि वो बाद के ज़माने में जिस वक्त अदालत के अंदर एज अ बैरिस्टर वो खड़े होते थे तो वो ड्रामा एक्टिंग का किरदार उनमें निकल आता था। ये बाद में पे इल्ज़ाम लगा है। इस चीज़ को मैं नहीं समझता क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी और ये मैं आगे वाली वीडियोस में साबित करूंगा। क्योंकि बाद में जो शेक्सपियर के ड्रामों से जो उनकी वाकफियत थी और बहुत ज़्यादा अच्छी वाकफियत थी, उनके आगे लिखे जाने वाले लेटर्स में उसके कहीं ना तो चीज़ें नज़र आती हैं ना वो ग्राफ आते हैं। क्योंकि एक बंदा जब अपने ऊपर वो हॉल ओढ़ लेता है तो चलते फिरते उठते बैठते लिखने लिखाने में उसका वो किरदार झलकता है, मगर कायद आज़म के ना शख्सियत के अंदर वो किरदार झलका और ना ही उनके फ़िक्रों में जो वो ख़त लिखते थे उसके अंदर नज़र आया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब गांधी जी ने उनसे उनकी ख़त किताबत हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा शेक्सपियर का एक छोटा सा जुमला उन्होंने गांधी जी के खिदमत में पेश किया था। क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान तकरीबन बनने ही वाला था तो उस वक्त गांधी जी ने उनसे पूछा था कि अब आप अपने लिए कौन सा लक़ब इख्तियार करना चाहते हैं, कौन सा नाम आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो उस पर इनका बड़ा दिलचस्प जवाब था कि मेरे नाम के सिलसिले में मेरी ज़ाती पसंद का आपको जो लिहाज है उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन नाम में क्या धरा है। गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकारें उसकी महक तो कम नहीं होगी। ये जो आखिरी जुमला था, गुलाब को जो आप पुकारें तो उससे उसकी महक कम नहीं होगी, ये रोमियो और जूलियट का सिर्फ एक जुमला था जो उनकी पूरी जिंदगी में नजर आता है और झलकता है। इसके अलावा और हमें कुछ भी नजर नहीं आता। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने इस हवाले से मैं बताता चलूं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ने इसमें स्ट्रॉन्ज उनका एक मौक़िफ़ होता था और खूबसूरत अल्फाज की चुनाई का वो नहीं उसको वो करते थे। जो हमारे आजकल पॉलिटिकल जो एलीट है वो उसको इस्तेमाल करती है और वो अपने ड्रेसिंग से लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करती है, जो यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और होता है। बाय द वे मैं ड्रेसिंग के ऊपर भी आता हूँ इनकी। मुझे अच्छा याद आया, एक और चीज़ मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी थी तो मैं उस पॉइंट पर भी आता हूँ। तो वो जो उनकी इबारत आराई कह लें या खूबसूरत अल्फाजों के अंदर उलझाने वाला सिस्टम होता है, वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कभी इसका शौक़ नहीं रहा था। इनकी अमूमन तहरीरें जो थीं या उनकी तकरीरें जो थीं वो बहुत रूखी फीकी और सादा सी होती थी। आप अगर थोड़ा बहुत भी फोकस करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। बाय द वे एक इसकी मिसाल मैं आपको और दे दूँ। ग़ालिबन ये 1947 के फ़ौरन बाद की बात है जिस वक्त लियाक़त अली ख़ान एज अ प्राइम मिनिस्टर इनके साथ मौजूद थे और इनको एक तकरीर करनी थी और इनके सेक्रेटरी भी इस वक्त मौजूद थे। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक बयान लिखवा रहे थे अपने सेक्रेटरी को और वो चाह रहे थे कि उसको उसी तरह लिखा जाए जैसे वो बता रहे हैं। मगर हुआ ये था कि लियाक़त अली ख़ान और उनके सेक्रेटरी वो ये चाह रहे थे कि ज़ुबान अदीबाना और फ़िक्र खूबसूरत हो और बार बार वो इस चीज़ को कायद आज़म के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल के कह रहे थे कि जिन्ना साहब आप ये कर लीजिए। मगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इनकी बार बार के कहने से बार बार किससे परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने चढ़कर और तंगा कर कहा, मुझे हुस्न बयान नहीं चाहिए बल्कि मैं सिर्फ अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ये मत करो। ये थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। एक चीज़ और जो मैंने अभी अभी आपसे जिक्र की कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो अप्रैल 1894 में एक अपनी शख्सियत के अंदर कई चीज़ों को इन्वॉल्व किया था और वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चेंज हुई थी, उसको वो लेके ज़िंदगी की अपने आखिरी वक्त तक लेके गए हैं। और ये अक्सर जो सेकुलर तबका है वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे ये इल्ज़ाम धरता है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हुलिया चेंज कर लिया था। ऐसा नहीं था।
कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी वही अपना 2 पीस 3 पीस पहना है, और बहुत बाद में जाके जब उनकी बीमारी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई थी उसके बाद उन्होंने थोड़ा अपना चेंज करना शुरू किया है। मगर ये कहना कतई 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 गलत है कि कायद आज़म ने हालात और वाक़यात को देख के उन्होंने अपना हुलिया बदला नहीं। अगर ऐसा होता तो कायद आज़म ने जिस वक्त मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी, जो असल मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के हुसूल के लिए थी, तभी वो हुलिया चेंज कर लेते। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कांग्रेस के अंदर दाखिल होते ही या होने से कुछ अरसे पहले ही गांधी जी ने और नेहरू जी ने अपना हुलिया बदल लिया था। ये लोग बहुत मॉडर्न थे और उन्होंने एकदम हुलिया बदला ताकि लोगों को एक सियासी अट्रैक्शन उनमें रहे, जबकि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने उसी हुलिये के अंदर ही रहे। बिल्कुल उसी तरह जैसे आजकल अगर हम आज के हालात में माहौल में देख लें कि यहाँ पे ख़वातीन किन हुलियों में होती हैं, यहाँ की पॉलिटिशियन ख़वातीन या मर्द हज़रात, और वहाँ जाके उनके हुलिये कैसे बदल जाते हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर निकलते ही। ये मुझे बताने की या कोई भी विजुअल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो होता वो वैसा ही रहता है। हुलिया बदलने से एक मतलब ये एक साइकोलॉजिकल गेम होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है कि जी हम ही में से, जबकि वो दिल से कुछ और ज़ाहिरी तौर पर कुछ और होते हैं। कायद आज़म उसी अपने हुलिये में आखिर तक हैं। हाँ, आखिरी ज़माने में इन्होंने जिस वक्त ये शेरवानी और शलवार इन्होंने पहनना शुरू किए, वो उन्होंने पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान बनने के बाद वो शेरवानी पहनना शुरू हुए थे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये जो सियासी टाइप के जो सेकुलर लोग हैं जो लिबरल्स के कपड़े पहने हुए या हुलिया अपनाए हुए या बातें अपनाए हुए हैं, इन लोगों ने बड़ा डैमेज किया है। और मज़े की बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद पोस्टें पकड़ी हुई हैं, और इसके अलावा इन्होंने कायद आज़म के नाम पे बहुत पैसा बनाया है। सर ये अब नहीं चलेगा, इसलिए जो बात होगी अब वो बात होगी और हक की बात होगी। बहुत हो गया।